चलिए बच्चा लोग, तो रेडॉक्स का वीडियो आपको मिल चुका है ना। उसमें आप देखिए, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं हुआ है क्योंकि समय का अभाव कारण से, लेकिन हाँ, एक बार जरूर देखिए, है ना। आपका क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम का, वो एकदम इजी बन जाएगा, आपको जरा सा भी तकलीफ नहीं होने वाला है। ये नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं हम लोग, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का बनाएंगे इसमें, उसके बाद फिर एक और बचेगा इक्विलिब्रियम, ये तीन हमारा हो जाएगा। उसके बाद बाकी तो सब क्लास में हुआ है, उसको देख लीजिएगा। हालांकि हम ऑर्गेनिक का और हाइड्रोकार्बन को किसको आप खुद बनाए हैं, उसका एक, हालांकि ऑर्गेनिक का एक वीडियो बना हुआ है 20-25 क्वेश्चन का, तो उसको भी भेज देंगे हम आपके पास, है ना। और उसका हम सही टिक करके कौन सा सा सही है उसको देख लीजिएगा, खुद से बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनामिक्स को। चलिए, पूरा विजिबल होगा स्क्रीन, है ना। थोड़ा सा हम लोग करते हैं। चलिए, देखो आप, ये जो दो चैप्टर हैं, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम, ये वो चैप्टर हैं जो पसंद किया जाता है किसी भी कंपटीशन में। मतलब अगर किसी के क्वेश्चन बनाना हो, टफ सवाल बनाना हो, तो वो इन्हीं दो चैप्टर की ओर जाता है। अगर आप ये एडवांस वगैरह का देखिएगा क्वेश्चन को, तो आपको मैक्सिमम थर्मो वगैरह से ही क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। तो मतलब अगर बनाने चाहिए क्वेश्चन, तो इसमें दुनिया भर का क्वेश्चन बनेगा। अब हमारे एग्जाम में उतना टफ सवाल पूछता नहीं है, उतना डीप जाता नहीं है, तो हम इसका एक ओवरव्यू कर लेते हैं। मतलब ऐसा देखिए, ऐसा नहीं हो कि जैसे टफ क्वेश्चन आया तो फिर अलग बात है, हालांकि आएगा ही नहीं। आता बेसिक है, मतलब जो बच्चा सिर्फ अगर सुना भी होगा कि थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लिटिल बिट भी अगर नॉलेज रखेगा, तो समझ जाइए उसको जरा सा भी दिक्कत होने वाला नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक जो सबसे पहला आता है इसके लॉज के बारे में। लॉज, चार लॉ इसमें है। एक है आपका जीरोथ लॉ, एक आपका फर्स्ट लॉ, एक आपका सेकेंड लॉ, और एक आपका थर्ड लॉ। अगर आप देखिएगा मॉडल सेट, तो इसी लॉ से एक सवाल है, एक लॉ से सवाल आ सकता है। पूछता है कि आखिर हर एक लॉ में किसके बारे में डिस्कस कर, देखिए तो अगर जीरोथ लॉ के बारे में बोले, तो ये डिस्कशन क्या था, टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर के बारे में अगर आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो आप देखिएगा कि आपको हम पीडीएफ भेजे थे, उसके साथ दो फोटो भी भेजे थे। वो फोटो, है ना, इसका जैसे रिवीजन टाइप से था, फिर शॉर्टकट था। क्या था जीरोथ लॉ के बारे में, अगर ओवरव्यू बताएं, तो बोला कि अगर आपके पास कोई एक बॉडी है, मतलब कोई एक सिस्टम है जिसका टेम्परेचर मान लीजिए T1 है, फिर आपके पास एक और बॉडी है, दो अलग अलग बॉडी है, और मान लीजिए इसका टेम्परेचर T2 है। और सच दैट कि T1 और T2, मतलब बॉडी वन का और बॉडी टू का टेम्परेचर बराबर है। T1 बराबर है किसका, बताइए, T2 के। ठीक है। और अगर उस व्यक्ति के पास एक और बॉडी है टी, है ना, और उसका टेम्परेचर मान लीजिए T3 है, सच दैट कि मेरा दूसरा का टेम्परेचर और तीसरा का टेम्परेचर बराबर है, कि T2 बराबर है T3 का। तो ये लोग बोलता है कि अगर तीन बॉडी होंगी जिसमें पहला का टेम्परेचर दूसरे से मैच करेगा और दूसरे का टेम्परेचर पहले से तीसरे से, तब, है ना, आपका जो पहला का टेम्परेचर होगा वो भी मैच करेगा किससे, होता है थर्ड से, कि T1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू क्या होगा, T3। अगर T1 T2 के बराबर है और T2 3 के बराबर है, मतलब अगर ये दोनों बराबर हैं और 2 और 3 से बराबर है, तो आपका 1 और 3 भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम का बात करता है ना, टेम्परेचर का बात करता है। यही था मेरा, है ना, मोटा मोटी जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ को आप सुने हैं, लेकिन बस जानते नहीं है कि क्या है फर्स्ट लॉ। आप सुने होंगे एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी जो होता है हमारे किसी भी सिस्टम का, आप किसी भी सिस्टम में ना एनर्जी को बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं। होता क्या है भाई, तो बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है। तो ये जो आप सुनते आए हैं उतना बचपन से, वो एक थर्मोडायनेमिक्स का ही लॉ है, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में मेनली एनर्जी के बारे में ही बात किया गया था, जहां पे था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब यहाँ पे ना ही एनर्जी बनेगा ना ही एनर्जी खत्म होगा, कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना, ऐसा क्या। सेकेंड लॉ जो है ना,
वो बताता है इंट्रोपी के बारे में, इंट्रोपी के बारे में, इंट्रोपी, जिसको हम लोग दिखाते हैं एस से। देखिए जी, इंट्रोपी से बहुत सारा सवाल है। जैसे इंट्रोपी का बताते हैं, जैसे कोई भी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए जिसमें अगर इतना सारा पार्टिकल है, तो उसके पार्टिकल कितना फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना, ये कितने ज्यादा, है ना, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसी चीज को मापता है इंट्रोपी, है ना। कि जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड का पार्टिकल रहा, सॉलिड से कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, तो सॉलिड के पार्टिकल और लिक्विड के पार्टिकल में बताइए कौन ज्यादा मूव करता है, लिक्विड। इसका मतलब है ना कि लिक्विड के पास इंट्रोपी ज्यादा है और सॉलिड के पास इंट्रोपी कम है। मतलब इसको कभी कभी लोग रैंडमनेस भी बोलता है। रैंडमनेस मतलब रैंडमनेस, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, कि किसी भी पार्टिकल का, है ना, रैंडम मूव, मतलब छोड़ दीजिए इसको खुला कि जाओ घूमो, कितना तो कितना, है ना, रैंडम मूव कर सकता है, कितना फ्रीली वो मूव कर सकता है, उसी को बोलते हैं क्या, इंट्रोपी। और इंट्रोपी का जो कंसेप्ट था वो थर्मोडायनेमिक्स में इंट्रो किया था सेकेंड लॉ में। उसके बाद अगर हम थर्ड लॉ का बात करें तो ये बोला था कि अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ओर चले जाए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बारे में क्या होता है, तो जीरो केल्विन को कहा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो सबसे मिनिमम है, कुछ भी कर लो, है ना, जीरो से मतलब कितना हुआ, -273 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर आप -273 डिग्री सेल्सियस कर दीजिए, मतलब जीरो केल्विन कर दीजिएगा, तो इसी टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बोला जाता है कि अगर आप किसी बॉडी को एब्सोल्यूट टेम्परेचर कर दीजिएगा, जीरो केल्विन कर दीजिएगा, तो इसका जो इंट्रोपी होगा, इंट्रोपी होगा, वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब वो अब चेंज नहीं करेगा। अन्यथा जो इंट्रोपी होता है वो हमेशा बढ़ते रहता है हर किसी चीज का। इतना जान लीजिए कि यूनिवर्स भी, है ना, आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स, है ना, का जो इंट्रोपी एस है क्या, हमेशा इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग उसका तो नाम है। देखिए आपका आइस पिघल पिघल के क्या बन रहा है, लिक्विड में बन रहा है। हर एक सिस्टम चाहता है कि अपना इंट्रोपी मैक्सिमम टेंस तक ले जाए। हमारा यूनिवर्स भी वही काम कर रहा है, हर कोई वही करता है ना, अपने इंट्रोपी को बढ़ाने के प्रयास में लगा हुआ है। तो ये थे एक मोटा मोटी थर्मोडायनामिक्स के चारों लॉ, है ना। इसको थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखिएगा, एक नंबर का सवाल यहाँ पूछ सकता है, बेसिक सवाल, बस सुन के रहिएगा, आपको माइंड में स्टक कर जाएगा कि क्या सवाल था। उसके बाद एक होता है आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को लेकर के, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखिए जैसे कोई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिएक्शन स्वतः हो जाते हैं, मतलब आपको उसमें कोई फैक्टर, है ना, एक्सटर्नल फैक्टर लगाने का जरूरत नहीं है। और कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जिसको कंप्लीट होने के लिए, है ना, नीड होता है किसी एक्सटर्नल फैक्टर का। तो जो खुद से हो जाए, स्वतः हो जाए, जिसको कोई मतलब नहीं रहता है ना, किसी एक्सटर्नल फैक्टर का हीट करने की जरूरत नहीं है, तो वो उसका कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और ये चेक करने के लिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वही होता है जिसमें रिएक्टेंट से अगर कोई प्रोडक्ट बने और प्रोडक्ट हमारा क्या बने, स्टेबल बने। जब एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा तभी वो खुद से होना चाहेगा। अगर मान लीजिए पहले का ही रिएक्टेंट ही मेरा अस्टेबल है और प्रोडक्ट मेरा अनस्टेबल है, कोई नहीं पसंद करेगा, है ना। और अस्टेबल चीज कैसे बनेगा, तो इसके लिए, है ना, ये तभी बन सकता है जब यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी मतलब एनर्जी घटना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए एनर्जी। एनर्जी कागे देखिए, अगर आप हीट दे दीजिएगा तो एनर्जी बढ़ा दोगे, तो वो तो है नहीं, तो एनर्जी रिलीज होना चाहिए। मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होते हैं वो सब के सब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। मतलब इसमें हीट निकलता है। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें जो इंथाल्पी होगा, जो डिटेल्स बताते हैं, वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ये एनर्जी को मापता है। उसमें फिर डेल्टा जी, जिसको गिफ्ट फ्री एनर्जी बोलते हैं, ये भी नेगेटिव होगा। ये जो एच लिखे हैं हम, ये कहलाता है इंथाल्पी। आप जो हम लोग जी लिख रहे हैं वो कहलाता है आपका गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा एस जो इंट्रोपी है, चेंज इंट्रोपी, ये होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब इंट्रोपी बढ़ना चाहिए, है ना, ऐसे। तो हर एक रिएक्शन इन क्या दिखता है कि उसका एनर्जी रिलीज हो, एनर्जी रिलीज होगा तो ऑफकोर्स जितना भी एनर्जी होंगे, चाहे इंथाल्पी होगा चाहे ये हमेशा नेगेटिव होगा। एनर्जी रिलीज मतलब इंथाल्पी, एनर्जी रिलीज मतलब नेगेटिव चार्ज। और एंट्रोपी जो होना चाहिए उसका, वो क्या बढ़ना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल का रैंडमनेस में फ्री मूवमेंट बढ़ना चाहिए, मतलब उसका क्या
डेल्टा पॉजिटिव होना चाहिए। ये होता है कंडीशन, किसी भी क्राइटेरिया होता है किसी भी क्रिएशन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए या खुद से होने के लिए। उसके बाद एक और आता है टॉपिक जो आपका, हम ये बता रहे हैं आपको, ये मेन मेन कुछ टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे जितने भी थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉपर्टीज हैं, इन दो प्रॉपर्टीज को दो अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक को कहा जाता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक को कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब समझाते हैं, बड़ा एकदम इसमें एकदम आपको ज्यादा रट्टे का जरूरत नहीं है। जैसे कोई आपको एक सिस्टम देगा, जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हम है ना वाटर को भर दिए हैं और इसका अलग अलग बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगा। तो जो प्रॉपर्टी वो एक्सटेंसिव हो इंटेंसिव चेक करना था, क्या करना है आपको, इमेजिन करना है कि मेरे पास एक बड़ा सा कंटेनर में है, इसको आप दो बराबर हिस्सा में बांट दीजिए। ये मतलब आधा हिस्सा यहाँ और दो आधा हिस्सा यहाँ। तो देखिए, क्या हमने जब इस कंटेनर को दो भागों में बांटा तो क्या मेरा प्रॉपर्टी भी बटा कि नहीं बटा? अगर वो प्रॉपर्टी बट गया मतलब वो एक्सटर्नल पे डिपेंड किया, मतलब एक्सटेंसिव होगा। और अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बटा तो वो कहलाएगा इंटेंसिव। चलिए हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पानी होता तो बताइए, इस ड्राम भर पानी होता है, इसका पीएच कितना होगा बताइए, वाटर का पीएच कितना होता है, 7। अगर हम इसको दो अलग अलग पार्ट में बांट दिए तो बताइए अब यहाँ का जो वाटर है उसका पीएच कितना होगा? तो सर चाहे वाटर एक ड्राम हो, एक बाल्टी हो, एक गिलास हो, उसका 7 ही होगा। बताइए इसका भी पीएच कितना होगा? बताइए 7 होगा। तो हम क्या समझे कि पीएच एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसको डिवाइड करने पे या जोड़ने पे कुछ असर हुआ का नहीं। जैसे एक गिलास का पीएच 7 है, दूसरे एक गिलास का भी पीएच 7 है, दोनों गिलास पानी है, दोनों को जोड़ देंगे तो का पीएच 14 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी कारण से मतलब पीएच जो है वो बटने से बटा क्या नहीं, इसी कारण से ये कहलाएगा इंटेंसिव, मतलब पीएच मेरा इंटेंसिव में आएगा। वैसे ही अगर हम बात करें वॉल्यूम का, मान लीजिए यहाँ 10 लीटर होगा पानी, बांट देंगे तो क्या दोनों का 10 10 लीटर होगा? नहीं, ये बट जाएगा। तो बट गया मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। एक्सटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट, आजाद होना चाहिए, इसको मतलब नहीं है बांटने और जोड़ने से। एक्सटेंसिव मतलब निर्भर करने वाला, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करेगा। अच्छा मास, बिल्कुल मास भी डिपेंड करेगा। अगर पूरा भरा रहेगा तो वजन को ज्यादा होगा, बांटेगा तो वजन भी घट जाएगा, तो मास भी एक्सटेंसिव होगा। अच्छा सर डेंसिटी बोलेंगे तो सर पानी चाहे एक बूंद हो चाहे हजार, डेंसिटी इसका 1 होता है, तो डेंसिटी नहीं बटेगा। टेम्परेचर, अच्छा पानी का मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ बांट देंगे तो क्या 12 12 हो जाता है? नहीं। वैसे अगर होता तो फिर बढ़िया बात था कि मान लीजिए अगर 12, कोई मेरा एक गिलास पानी होता है 25 डिग्री सेल्सियस का, दूसरा भी गिलास होता है 25 डिग्री सेल्सियस का, दोनों मिला देंगे क्या 50 हो जाता है? नहीं, मतलब वो डिवाइड करने पे या ऐड करने पे उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब हमारा टेम्परेचर भी क्या होता है, इंटेंसिव। फिर मोलारिटी हो गया, नॉर्मलिटी, सब किसमें आते हैं? एक्सटेंसिव में, है ना। इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को बांटते हैं। कभी भी आएगा सवाल में ऑप्शन में देखिएगा, जो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको बांटते चलिएगा कि आधा आधा बांटे तो क्या वो बांटेगा कि नहीं बटा। बट गया मतलब एक्सटेंसिव, नहीं बटा मतलब इंडिपेंडेंट है वो बांटने उठने से, मतलब वो इंटेंसिव। ये कहानी हुआ। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के जो फंक्शन है, हम्म हम्म, उनको दो कैटेगरी में बांट के रखता है। एक को कहते हैं स्टेट फंक्शन, ये सबसे ज्यादा सवाल आता है। और एक आता है आपका पाथ फंक्शन, है ना। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन देखिए मतलब कि अगर आप कोई एक स्टेज से 1 से अगर आप 2 जा रहे हैं किसी एक प्रोसेस में, तो कौन कौन से फंक्शन हैं जो सिर्फ इस बात पर निर्भर करते हैं कि इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या था। उसको पाथ से मतलब नहीं है, सिर्फ अवस्था से मतलब है कि शुरुआती अवस्था में क्या था, फाइनल अवस्था में क्या है, तो वो कहलाता है मेरा स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन में वो सब फंक्शन आते हैं जिनको ये मतलब होता है कि आप जिस रास्ते से गए, जिस पाथ से गए, जिस दौरान से गए, जिस समय में गए, उस पर भी निर्भर कर रहे हैं ऐसे। तो कहते हैं कि अगर किसी थर्मोडायनामिक्स ऐसा कोई थर्मोडायनामिक फंक्शन जो किसी प्रोसेस को होने में उसमें ड्यूरिंग द पाथ फॉलो किया, उस पर निर्भर करेगा तो पाथ फंक्शन। और जो निर्भर नहीं करेगा उसको स्टेट फंक्शन ऐसे। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, जिसके पहले भी आप डेल्टा देखते हैं, जैसे डेल्टा एच हो गया, डेल्टा एस हो गया, डेल्टा, है ना, आपका जी हो गया, डेल्टा यू हो गया, इंटरनल एनर्जी है यू मतलब जिसके आगे भी डेल्टा है, मतलब वो चिन्ह बताता है। तो चिन्ह कैसे निकलता है, इनिशियल माइनस फाइनल। मतलब ये सिर्फ स्टेट ऑफ फंक्शन बात करते हैं कि इनिशियल में क्या है, फाइनल में क्या है। और पाथ फंक्शन में आता है आपका दो नाम, एक तो हीट और एक वर्क।
बस ये दोनों। हीट को हम लोग लिखते हैं क्यू से और वर्क को डब्ल्यू से। ये तो क्या है, ये ऐसे दो फंक्शन है जो पाथ पे निर्भर करते हैं कि हमारा जो चेंज हो रहा है रिएक्शन में या उस प्रोसेस में, वो किस पाथ से गुजर रहा है, किससे गुजर रहा है। तो ये थे कुछ बेसिक क्राइटेरिया, बेसिक पॉइंट्स ना थर्मोडायनेमिक्स से, है ना, झारखंड बोर्ड के 11th क्लास को एग्जाम को मद्देनजर में रखते हुए। अगर आप इतना सा ध्यान रखिएगा तो आपका चांस है कि आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा थर्मोडायनेमिक्स का भी। चलिए ट्राई करते हैं कुछ हम लोग नंबर क्वेश्चन का, आप देखिए देखिएगा बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कहानी। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए स्टेबल कंपाउंड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन। अगर आप किसी गेम में स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं तो हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है, मतलब वहां पे हीट ऑफ फॉर्मेशन को आप एनर्जी से बोल सकते हैं कि एनर्जी फॉर्मेशन का क्या होगा। तो सर स्टेबल कंपाउंड बन रहा है मतलब एनर्जी निकलेगा, एनर्जी निकला मतलब क्या होता है, ये नेगेटिव, है ना। ऐसे दूसरा बोल रहा है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर इज ए फॉर्म ऑफ क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या हेट्रोजीनियस सिस्टम। देखिए आइस और पानी को अगर आप एक जगह रखिएगा तो भैया वहां पे साफ साफ दिखेगा कि कहाँ पे आइस है और कहाँ पे वाटर है, मतलब दोनों अलग अलग कंपोनेंट है। मतलब ये होमोजेनियस एक जैसा दिखेगा नहीं, आइस आइस अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, इसके क्या होगा, ये हेट्रोजीनियस सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वेन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स, जब एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, द फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, बताइए क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होता है। तो एनर्जी रिलीज होने के कारण से अगर एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज कारण से एनर्जी क्या होता है, ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसका चेंज क्या आता है, नेगेटिव, क्या होगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में एनर्जी क्या होता है आपका, डिक्रीज करता है, एनर्जी को बढ़ता नहीं है। एनर्जी कब बढ़ता है, जब इसको हीट दीजिएगा। तो हीट देने से स्पॉन्टेनियस कैसे रहेगा, हीट देने मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती करना। उस रिएक्शन को करना आप चाहता नहीं था, लेकिन आप उसको, है ना, बाय द हीट उसको जबरदस्ती करवा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि ये रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब हीट, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हीट करता है उसका बोलते हैं एंडोथर्मिक, जो हीट को निकालता है उसको, है ना, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब एब्जॉर्ब करना, एक्सो मतलब बाहर निकालना। चलिए ये देखिए ये सवाल, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। बोला है फॉर ए प्रोसेस, हमारे पास क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो बोल रहा है कि इसके लिए कौन सा बात सही है, देखिए अगर यहाँ देखिएगा सारे ऑप्शन को, तो यहाँ मेनली दो चीजों पे बात हो रहा है, एक चेंज इन इंथाल्पी पे और एक चेंज इन इंट्रोपी पे। चलिए बारी बारी देखते हैं। बताइए जी, कोई भी सॉलिड, क्या सॉलिड लिखा हुआ है ना जी ऐसे, और ये गैस, क्या कोई सॉलिड कभी भी अपने आप गैस में बदलता है क्या, नहीं। अगर आप किसी सॉलिड को गैस बदलना चाहते तो आपको हीट देना पड़ेगा, और अगर आप हीट दिए, इसका मतलब ये कैसा कहा गया, ऐसे मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इसके लिए जो हीट होगा डेल्टा एच होगा, इंथाल्पी जो होगा वो क्या होगा बताइए, पॉजिटिव। मतलब डेल्टा एच इज पॉजिटिव। देखिए कहाँ का पॉजिटिव है भाई, तो पॉजिटिव, डेल्टा एच इज पॉजिटिव या नेगेटिव है, नेगेटिव तो बी और डी तो नहीं होंगे, यहाँ आंसर होगा ए या तो सी। अब आया कहानी एस का कि इंट्रोपी में क्या होगा। अब बताइए, यहाँ देख रहे साफ साफ कि हमारा वो पार्टिकल सॉलिड से कहाँ बन रहा है बताओ, गैस में। तो सॉलिड के पार्टिकल और गैस के पार्टिकल में ज्यादा मूव कौन कर पाएगा, तो गैस का ज्यादा कर पाएगा। मतलब यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट होगा, फ्रीली मूवमेंट, इसका मतलब सॉलिड से गैस जाएंगे तो इंट्रोपी बढ़ेगा, इंट्रोपी का इंक्रीज करेगा, इसका मतलब डेल्टा एस भी जो होगा वो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द प्रोसेस इन विच इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। इंटरनल एनर्जी करने का मतलब हुआ थर्मल, है ना, मतलब हीट वगैरह कांस्टेंट रहेगा। तो हीट कब कांस्टेंट होता है, आइसोथर्मल। देखिए आंसर एडियोबैटिक सिस्टम कहलाता है, आइसोबैरिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इंटरनल एनर्जी सिस्टम अगर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब इंटरनल एनर्जी सेम रहा, मतलब वहां पे हीट ना निकला ना देखिए गया, मतलब वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इसी कारण से, है ना, इंटरनल एनर्जी का भी कोई तरह का एनर्जी में चेंज देखने को नहीं मिला। क्या इसका आंसर आइसोथर्मल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है
विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड? फर्स्ट लॉ है ना, थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ ही बताया था कि एनर्जी को ना ही बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। चलिए 8 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव? कौन सा पेयर में इंटेंसिव है? इंटेंसिव मतलब क्या? जो निर्भर नहीं करता है, बांटने पे बटे नहीं। तो कौन ऑप्शन मेरा बता? टेम्परेचर और डेंसिटी। देखिए वॉल्यूम तो बढ़ जाता है, अरे 10 को बांटेगा 10 को बांटेगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। बड़ा वॉल्यूम होगा तो लो प्रेशर, कम में की जगह तो हाई प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा? टेम्परेचर और डेंसिटी है ना, कभी भी है ना उस सबको बांटने से है ना कभी बढ़ते और घटते नहीं है, इसी कारण से है ना ये सब करेंगे आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एस इज मैक्सिमम? कौन से रिएक्शन के लिए डेल्टा एस मैक्सिमम होगा? देखिए ये सवाल बार बार आ रहा है। डेल्टा एस मतलब इंट्रोपी, इंट्रोपी, इंट्रोपी बोल रहा है मैक्सिमम मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए। कब होगा पॉजिटिव भाई? जब किसी मॉलिक्यूल का रैंडमनेस बढ़ेगा तब। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन में क्या है? नाइट्रोजन गैस में है, हाइड्रोजन गैस में है। बताइए यहाँ कितना गैस है? 1 और 2, 2 मोल है ना इसका, 3 मोल, और यहाँ अमोनिया बना 1 मोल, ऐसे करके। तो यहाँ पे देख रहे क्या, 3 मोल गैस से 1 मोल गैस बन रहा है, तो 3 मोल ज्यादा ना मूव कर पाएंगे 1 मोल की तुलना में, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगा नहीं घटेगा। जैसे हम देखिए यहाँ का है, पहले सॉलिड था, बाद में बना सॉलिड और गैस। बताइए तो सॉलिड से अगर गैस बनता है तो एंट्रोपी बढ़ता है, मतलब बी नंबर ऑप्शन में क्या होगा? मेरा एंट्रोपी बढ़ेगा। बाकी और में देखिए जैसे इसमें गैस था, ये भी गैस है, तो गैस से फिर गैस बना है बराबर में, तो कोई बढ़ना घटना नहीं होगा। यहाँ देखिए चौथा में देखिए, यहाँ भी गैस था, इधर भी गैस है, यहाँ तो सॉलिड हो गया, ये तो और खराब कर देगा। मतलब क्या करेगा? यहाँ भी एंट्रोपी बढ़ने वाला नहीं। एंट्रोपी कब बढ़ता है? जब उसका है ना कोई सॉलिड से गैस पहुंच जाए, या सॉलिड से लिक्विड, या तो लिक्विड से गैस, ऐसे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? देखिए नॉट करेक्ट बोल रहा है, कौन सही बात नहीं है। चलिए पहला, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, बिल्कुल सही बात है ना। डेल्टा जी इंथाल्पी है, गिव्स फ्री एनर्जी, इंथाल्पी नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी। क्या था? गिव्स फ्री एनर्जी, कोई भी एनर्जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एटीसी और स्टेट वेरिएबल, बिल्कुल इस सब में स्टेट वेरिएबल मतलब क्या? जिसमें डेल्टा लगता है तो डेल्टा एच होता है, डेल्टा एस होता है, डेल्टा जी होता है, तो सबके सब क्या है? स्टेट वेरिएबल है। बोल रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज अ रिवर्सिबल इन नेचर, कि ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। अच्छा आप सोच के देखिए, अगर कोई ए से बी खुद से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब पक्का बी जो बन रहा होगा वह स्टेबल बन रहा होगा। तो अगर बी स्टेबल बनेगा तो कभी यह चाहेगा कि हम वापस फिर से ए में जाए से? नहीं, तो कभी रिवर्स होना नहीं चाहेगा, वापस नहीं जा सकेगा। मतलब ये जो होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो क्या होते हैं? यूनी डायरेक्शनल होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाले रिएक्शन होते हैं। तो आप बोल सकते हैं इसको है ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल मतलब ये फिर से वापस नहीं आने वाले हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन बोला हमको कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज इरिवर्सिबल इन नेचर, ये बिल्कुल गलत बात है। तो हमसे गलत ही छाटने बोल रहा है, इस कारण से ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? हीट ऑफ रिएक्शन एज कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड। ये तो इंथाल्पी का डेफिनेशन है। इंथाल्पी का परिभाषा ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में जो हीट चेंज होता है प्रेशर कांस्टेंट में, उसी को कहते हैं हम लोग क्या? इंथाल्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंट्रोपी क्या होना चाहिए? तो भैया इंट्रोपी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, रैंडम में होना चाहिए, तो डेल्टा ग्रेटर देन 0। तेरा क्या है? द इंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, किसी भी चीज का इंट्रोपी जो है वो क्या रहा है? मैक्सिमम की ओर बढ़ रहा है, तो टेंस टू टुवर्ड्स द मैक्सिमम। विच इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, कौन स्टेट फंक्शन नहीं है? मतलब जो पाथ, मतलब सिंपली कौन पाथ फंक्शन है? तो कौन है हमारा? वर्क, वर्क अभी पाथ फंक्शन जो पाथ पे डिपेंड करता है। 15, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन इसमें स्टेट फंक्शन है? तो हीट तो नहीं है, वर्क भी नहीं, कौन हमारा? इंथाल्पी, इंथाल्पी मेरा स्टेट फंक्शन है। स्टेट मतलब जो अवस्था पे निर्भर करते हैं, फाइनल पे और इनिशियल पे, और जिसके पहले भी डेल्टा लगता है वही होता है हमारा स्टेट फंक्शन, तो इंथाल्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, फॉर विच रिएक्शन चेंज ऑफ इंट्रोपी विल बी पॉजिटिव, मतलब इंट्रोपी पॉजिटिव होगा। डेल्टा एस किस में पॉजिटिव है?
तो एंट्रोपी पॉजिटिव किस में होगा? जिसमें रैंडमनेस बढ़ेगा। कैसे से करते हैं? कोई भी सॉलिड से अगर जहां गैस बन रहा होगा, वही ये देखिए, यहाँ गैस 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 ये नहीं है, ये गैस 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 ये भी नहीं है, यहाँ क्या चाहिए देखिए, सॉलिड गैस गैस, मतलब जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ सॉलिड से गैस बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंट्रोपी बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है कि टू सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनका क्या होगा? टेम्परेचर सेम होगा। थर्मल मतलब क्या होता है? हीट, है ना? ऐसे क्या बोल रहा है 18 नंबर सवाल? द हीट रिलीज्ड, है ना, when the requisite amount of ions of gaseous state combine to give 1 mole of crystal lattice is called। देखिए यहाँ पे आया, हालांकि ये तो इतना इजी सवाल है कि आप इसको तुक्का भी लगा के मार सकते हैं। क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? तो जितने भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, उन्हीं को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। दाने दाने होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl, MgCl2, Al2, तो कोई भी जिसमें प्लस माइनस होता है तो इनको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और इनको अगर एक मोल बनाना होता है, मतलब मान लीजिए NaCl बनाना है, तो हमें उसके लिए चाहिए होता है Na पर प्लस और Cl पे माइनस। तो जब दो आयंस आपस में कंबाइन होते हैं और एक लैटिस बनाते थे, वहां से ये स्टेबल चीज बना। स्टेबल चीज बना तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी जो रिलीज होता है, तो इस एनर्जी को लैटिस बनाने में जो एनर्जी निकलता है उसको बोलते हैं क्या? हम लोग लैटिस एनर्जी। क्रिस्टल लैटिस बनाने में जो एनर्जी रिलीज होता है क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है इन एक्सोथर्मिक, बताइए क्या दिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अगर मेरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब बताइए डेल्टा H क्या होगा? बताइए नेगेटिव। अच्छा, चेंज कैसे निकालते हैं? तो कोई भी रिएक्शन से क्या होता है? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इंथाल्पी होगा रिएक्टेंट का, ये कहलाएगा क्या? इंथाल्पी प्रोडक्ट का। तो चेंज इन इंथाल्पी कैसे निकालेंगे? तो फाइनल मेरा प्रोडक्ट हुआ ना, तो HP माइनस HR। अब आप सोचिए, हमें इंथाल्पी नेगेटिव लाना है। क्यों नेगेटिव लाना है? क्योंकि वो क्वेश्चन बोला एक्सोथर्मिक है। तो ये नेगेटिव कब आएगा? HP बड़ा होने से कि HR बड़ा होने से? तो HP मतलब देखिए इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट और इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट जब बड़ा होगा इंथाल्पी, तभी ना ये नेगेटिव आएगा। तो ऐसे भी सोच के देखते हैं ना जी, कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी निकलता है। एनर्जी निकलता है, इसका मतलब क्या होगा? कि शुरुआत में एनर्जी ज्यादा होगा, बाद में एनर्जी कम होगा, तब ना निकला। तो मतलब हमारा रिएक्टेंट का इंथाल्पी ज्यादा होगा और प्रोडक्ट का इंथाल्पी क्या होगा? कम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला? कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब होता है वैसा सिस्टम, है ना, है ना, जिसमें ना एनर्जी का चेंज हो, है ना, और ना ही मैटर का चेंज हो, मतलब किसी तरह का चेंज ना हो। तो इसमें क्या होगा? तो इंटरनल एनर्जी क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम है तो रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कुछ बदलाव बदलाव होने वाला नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच इज नो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है मतलब, है ना, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल पानी चाहे 1 गिलास रो चाहे एक, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव है, मोलाटी भी। तो क्या बचा हमारा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है सर? ये इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव है, मतलब ये बांटने से बढ़ जाता है। मतलब हमारा यही वॉल्यूम ही है जो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बोला था वैल्यू ऑफ जी जो होगा फॉर प्रोसेस H2O, H से H2O लिक्विड, मतलब मेरा बर्फ है, बर्फ से क्या बन रहा है? पानी। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा? सो एट 1 ATM एंड 260 केल्विन। देखिए यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, देखिए ध्यान से देखिए। तो मेरे पास आइस से क्या बनाना है? वाटर को, ठीक है। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या होगा वही पूछा हमसे। क्या कंडीशन दिया? प्रेशर दिया हुआ है 1 ATM। अच्छा बताइए, प्रेशर 1 ATM देने का मतलब क्या हुआ? कि ये बात कर रहा है पृथ्वी का, अर्थ का, है ना, कि यहीं पे बात हो रहा है। अच्छा, टेम्परेचर कितना है बताइए? 260 केल्विन। इसको कन्वर्ट कीजिए क्या होगा सेल्सियस में? तो 260 माइनस 273, बताइए कितना आएगा? -13 डिग्री सेल्सियस। तो जरा हमको बताइए, क्या -13 डिग्री सेल्सियस में कोई आइस क्या अपने आप पानी में बदल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर ये होता प्लस में तब तो ये बदल जाता अपने आप, है ना। लेकिन ये -13 डिग्री सेल्सियस, तो -13 डिग्री सेल्सियस में कोई भी बर्फ स्वतः स्पॉन्टेनियसली वाटर में बदल तो नहीं सकता है। मतलब इसको बदलने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, और अगर हीट देना पड़ेगा मतलब ये क्या बताइए? एंडोथर्मिक कहलाएगा ये।
एंडोथर्मिक का मतलब यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो क्या बताइए पॉजिटिव, कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस ना हो गया, ये खुद से होने वाला नहीं हो गया, हमें इसको है ना एक्सटर्नल फैक्टर मतलब हीट दे के इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या बोले कि अगर इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी देखा जाएगा ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब क्या जीरो से बड़ा, ऐसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज -94 किलो कैलोरी, कि आप CO2 अगर बनाते हैं तो इसमें हीट निकल जो है वो -94 किलो कैलोरी है। बताइए अच्छा किसी भी एनर्जी के पहले नेगेटिव लगा है तो ये क्या बता रहा है, मतलब ये नेगेटिव में एनर्जी है, और नेगेटिव में एनर्जी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुआ है ना, रिलीज हुआ। और अगर एनर्जी रिलीज हुआ इसका मतलब क्या सर, CO2 इज ए एक्सोथर्मिक कंपाउंड, एनर्जी रिलीज करना मतलब एक्सोथर्मिक कंपाउंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बोला ए रिएक्शन दैट अकर्स ओनली व्हेन हीट इज एडेड, एक रिएक्शन होता है कब, जब उसमें हीट को ऐड किया जाता है, तो इज बेस्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो अगर हीट को ऐड कर रहे हैं हीट दे रहे हैं इसका मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, हीट निकलता तो एक्सोथर्मिक होता, ऐसा। चलिए उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल फ्रॉम बोर्न हैबर साइकिल, है ना, फॉर एल। से देखिए ये जो आप नाम सुने बोर्न हाइबर साइकिल, है ना, ये वही साइकिल है, ये एक है ना तरीका है, या तो एक साइकिल बोलते हैं घूम के बनता है इसका आंसर, है ना, जिससे आप निकाल सकते हैं लैटिस एनर्जी। ये पढ़ाए थे ना जिस सर के, तो मान लीजिए Al2O3 है, तो ये किससे बनेगा, अल्युमिनियम से और ऑक्सीजन से। तो Al2 बनाने के लिए आपको अल्युमिनियम पर 3+ लाना होगा और ऑक्सीजन पर 2- लाना होगा, तब जाके लेटिस एनर्जी होगा आयन से। तो बोन हैमर साइकिल में है ना आप अल्युमिनियम से अल्युमिनियम 3+ भी निकाल सकते हैं, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी निकल जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस भी निकाल सकते हैं आप, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी निकल जाएगा। और अगर माइनस से जोड़ गए तो आपका L2 मतलब क्या लैटिस एनर्जी भी निकल जाएगा। मतलब बोन हैबर साइकिल में है ना लैटिस एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी सब तरह का चीज निकल सकता है, मतलब इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये थे कुछ बाबू है ना 25 क्वेश्चन है ना अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, है ना, रिगार्डिंग योर है ना 11th क्लास एग्जामिनेशन, है ना जैक बोर्ड। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आए तो इसमें तो दुनिया भर का क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको वैसे सवाल करवाए गए हैं जो बोर्ड में आते हैं, बोर्ड में आने के लायक है ना, और ताकि आपका एग्जाम है ना अच्छे से हो सके, किसी तरह का परेशानी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, इतना पेशेंस से देखने के लिए आप, है ना। उसके बाद एक वीडियो और बनेगा, वो भी उम्मीद करते हैं कि हम शाम तक देखेंगे, बना के भेज देंगे। उसके बाद आप अच्छे से पढ़िए, कल ही तक ही पढ़ना है, उसके बाद फिर आपका छुटकारा है, तो प्लीज कोरिया मत होइएगा, है ना, बस एक दिन देखना है, बस देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए, लिखे जाने बस एक बार देख लीजिए किसी भी तरीके से, सिर्फ देख के जाइएगा, आपका वीडियो बन जाएगा, आपका वीडियो बोलते सॉरी क्वेश्चन बन जाएगा कि अच्छी तरह का परेशानी हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।